सोचो, अगर कल सुबह उठकर तुम देखोगे दुनिया खत्म हो चुकी है। ना शहर बचे हैं, ना समुंदर, ना हुकूमत, सिर्फ तबाही, रेडियो एक्टिव हवा और सर्वाइवल की जंग। और इस बर्बाद दुनिया में एक बाप अपनी फैमिली को लेकर निकलता है एक आखिरी उम्मीद की तरफ, द जॉइंट क्रेटर। क्या ये वाकई इंसानियत की लास्ट होप है या सिर्फ एक और खौफनाक छूट? आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन की पूरी कहानी, जहां हर कदम पर मौत है, हर डिसीजन लाइफ और डेथ के बीच का फर्क है, और जहां एक बाप अपनी आखिरी सांसों तक अपना वादा निभाता है। ये सिर्फ एक डिजास्टर मूवी नहीं, ये सैक्रिफाइस, होप और न्यू बिगिनिंग की स्टोरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी सीन आपको इमोशनली हिला देगा। कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। क्लार्क कॉमेट के अर्थ से टकराने के बाद 75% से ज्यादा हिस्सा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि 5 साल बाद भी प्लैनेट रिकवर नहीं कर पाया। आसमान के गिर्द अब भी उस एक्सप्लोजन का डेब्री घूम रहा है, और कभी-कभी वो टुकड़े वापस गिरकर और तबाही मचा देते हैं। लेकिन हर अपोकलिप्स के बाद कुछ लोग सर्वाइव कर ही जाते हैं। उन्हीं सर्वाइवर्स में से एक है किडी फैमिली। ये लोग और बाकी बचे हुए इंसान अब ग्रीनलैंड के एक अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे हैं। जमीन के नीचे एक नई दुनिया बसाने की कोशिश हो रही है। धीरे धीरे सिस्टम बिल्ड हो रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया अब पहले जैसी कभी नहीं होगी। रेडिएशन ने कई इलाकों की जमीन को जला दिया है, इसलिए इंसान ज्यादा वक्त सरफेस के बजाय अंडरग्राउंड स्पेंड करते हैं। 5 साल के अंदर लोग इन हार्श कंडीशंस के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। सर्वाइवल अब उनका रूटीन बन चुका है। यहीं पर हमें मिलता है जॉन किडी से। पहले वो एक नॉर्मल आदमी था, लेकिन अब वो इंजीनियर भी है और एक्सप्लोरर भी। उसका काम है सरफेस पर जाकर सेफ जोन्स चेक करना। एक दिन उसे एक स्पेशल मिशन पर भेजा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे जमीन में एक नई क्रैक नजर आती है, जहां से लावा निकल रहा होता है। प्लैनेट अब भी अनस्टेबल है। आगे बढ़ते हुए जॉन समुंदर के किनारे तक पहुंचता है। वहां उसे कुछ लाइफ बोट्स और एक टोटली डिस्ट्रॉयड क्रूज शिप दिखती है। वो हर बोट चेक करता है, लेकिन सब खाली होती है, कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब थोड़ी यूजफुल चीजें मिलने की उम्मीद में जॉन क्रूज शिप के अंदर चला जाता है। तभी बेस से उसे वार्निंग मिलती है, एक डेंजरस रेडियो एक्टिव स्टॉर्म उसकी तरफ मूव कर रहा है। अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन ज्यादा नहीं। इसी बीच जॉन को जोर की खांसी आती है। वो अपना मास्क उतार देता है, जो क्लियरली रिस्क है। शिप के अंदर सर्च करते वक्त उसे एक बुक मिलती है, और उस बुक के अंदर एक सूखा हुआ फूल। एक छोटी सी चीज, लेकिन इस डेड वर्ल्ड में ये एक सिंबल है लाइफ का, होप का। तभी बेस से इमरजेंसी मैसेज आता है, स्टॉर्म आ चुका है। अब जॉन के पास सेकंड्स का टाइम है। वो तुरंत भागता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, देखता है वो टेरिफाइंग स्टॉर्म बिल्कुल उसके पीछे है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर वो बेस की तरफ दौड़ता है और चीख कर कहता है, डोर खोलो। बेस के लोग गेट खोल देते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इससे ज्यादा देर ओपन नहीं रख सकते। अगर रेडियो एक्टिव स्टॉर्म अंदर आ गया तो सब खत्म। जैसे ही जॉन गेट के पास पहुंचता है, वो चिल्लाता है, बंद करो, और बिल्कुल लास्ट सेकंड पर वो क्लोजिंग डोर के नीचे से जंप करके अंदर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें दिखाई देती है एलिसन, जॉन की वाइफ। अब वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, बल्कि बेस की लीडर है। यहाँ सब लीडर्स की एक सीरियस मीटिंग चल रही है। सीनियर लीडर एडम सबको बताता है कि उनके पास सप्लाईज बहुत कम बच गई हैं। उसका प्लान है कि नेक्स्ट ईयर तक वो बेस के बाहर फार्मिंग ट्राई करेंगे, लेकिन डॉक्टर अमीना सीधा मना कर देती है। उसके मुताबिक ये बेस ज्यादा टाइम तक हैबिटेबल नहीं रहेगा। रेडिएशन लेवल और एनवायरमेंटल डैमेज इतना ज्यादा है कि उन्हें एयर रूट से यहाँ से माइग्रेट करना होगा। प्रॉब्लम ये है कि कनाडा और अमेरिका ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म, सिस्टम्स कोलैप्स, और आइसलैंड का हाल भी कुछ अलग नहीं। इसका मतलब सिंपल है, ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं रही, ये माइग्रेशन की कहानी बन चुकी है। एक नई जगह ढूंढनी होगी, एक नई शुरुआत करनी होगी, और इस बार गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया अब इंसान की नहीं रही, लेकिन इंसान अब भी हार मानने को रेडी नहीं। और यहीं से शुरू होता है ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन का असली सफर। एक सफर सर्वाइवल से आगे फ्यूचर की तरफ। दुनिया का मैप अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ मुल्क लिटरली मैप से गायब हो चुके हैं। तब एलिसन एक बात रेज करती है। वो कहती है कि उसने सुना है वेस्टर्न यूरोप काफी हद तक सेफ है, क्योंकि वहाँ रेडियो एक्टिव स्टॉर्म्स कंपैरेटिवली कम आते हैं। लेकिन तुरंत उसे बताया जाता है कि वहाँ अब भी रेडिएशन प्रेजेंट है, और रेडिएशन चाहे थोड़ी सी हो, लॉन्ग टर्म में वो स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, धीरे धीरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी कोई पूछता है, और उस क्रेटर का क्या सीन है? डॉक्टर अमीना कामली समझाती हैं कि वेस्टर्न यूरोप में जहां कॉमेट का मेन हिस्सा गिरा था, वहां एक मैसिव क्रेटर बन चुका है।
इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि आसपास के माउंटेन्स अननेचुरली हाई हो गए और डीप वैलीज क्रिएट हो गई। ये नेचुरल वॉल्स अब रेडियो एक्टिव विंड्स को रोकने का काम कर रही हैं। डॉक्टर अमीना और उनकी साइंटिफिक टीम के मुताबिक वही जगह फ्यूचर जनरेशन के लिए बेस्ट चांस हो सकती है, एक नई लाइफ वहां ग्रो कर सकती है। लेकिन एक जनरल उन्हें रियलिटी चेक देता है। वो कहता है ग्रीनलैंड से यूरोप का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप में अभी भी ब्रूटल वॉर्स चल रही हैं। जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। मीटिंग खत्म होती है। इसके बाद जॉन एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है। डॉक्टर उसे पूछता है, इस न्यू लाइफ के साथ तुम मेंटली कैसे कोप कर रहे हो? जॉन सीधा जवाब देता है, मैं अब इन कंडीशंस का आदत हो चुका हूँ। डॉक्टर उसे एडवाइस देता है कि अपने पार्टनर एलिसन के साथ हर बात ओपनली शेयर करो। ट्रॉमा अंदर रखना और डेंजरस हो सकता है। तभी अचानक पूरा बंकर जोर से हिलने लगता है। वॉल शेक करती हैं, लाइट्स फ्लिकर होती हैं। कुछ सेकंड्स के लिए सबको लगता है बस अब सब खत्म, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाता है। जनरल सबको रियश्योर करता है, जब ये बंकर क्लार्क कॉमेट जैसा इम्पैक्ट सर्वाइव कर चुका है तो एक अर्थक्वेक इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एलिसन एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उठाती है, जो डिस्ट्रेस सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं उनका क्या? एडम तुरंत मना कर देता है, हम और लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बंकर ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पर है। लेकिन एलिसन का कॉन्शियंस अलाउ नहीं करता। वो कहती है हम किसी को बाहर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो प्रपोज करती है कि डिसीजन वोटिंग से हो। आखिरकार मेजॉरिटी रेस्क्यू के फेवर में वोट करती है। जनरल अनाउंस करता है कि कल एक रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी। दूसरी तरफ बंकर के अंदर नेथन, जॉन और एलिसन का बेटा, अपनी क्लास में बैठा है। उसे स्टार्स और स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है। टीचर बच्चों को बताता है कि सैमरा कॉमेट का एक हिस्सा अब भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में फंसा हुआ है। इसी वजह से प्लैनेट के गिर्द एक रिंग बन चुकी है, जैसे सैटर्न के पास होती है। इस बीच जॉन अपने एक दोस्त के साथ वाटर पाइपलाइन सिस्टम रिपेयर कर रहा होता है। काफी स्ट्रगल के बाद वो लोग पाइपलाइन को सक्सेसफुली फिक्स कर देते हैं। क्लीन वाटर मतलब सर्वाइवल का बेसिक पिलर। अगला सीन कम्युनिटी हॉल। एलिसन नेथन के साथ आती है। वहाँ जॉन भी उन्हें मिल जाता है। जॉन मुस्कुराते हुए एलिसन को वो सूखा हुआ फूल देता है जो उसे क्रूज शिप में मिला था। एक छोटी सी चीज, लेकिन इस डेड वर्ल्ड में ये होप का सिंबल है। एलिसन खुश होती है, लेकिन साथ ही टेंशन में भी है। हर मिशन में जॉन अपनी लाइफ रिस्क करता है। रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा हमेशा रहता है। फिर भी वो उसकी एफर्ट्स के लिए उसे थैंक्स कहती है। बाद में दोनों नेथन से बात करते हैं। एलिसन बताती है कि नेथन को बंकर के आउटर सेक्शन में देखा गया था। ये सुनते ही जॉन गुस्सा हो जाता है। वो नेथन को डांट कर कहता है, बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। नेथन सीधा सवाल करता है, क्या मैं कभी भी बाहर नहीं जा पाऊंगा? इस सिंपल क्वेश्चन पर जॉन और इरिटेट हो जाता है। तब एलिसन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये बिल्कुल अपने फादर पर गया है। डेंजर पता होने के बाद भी एक्सप्लोर करना चाहता है। बाहर डेथ का रिस्क है, फिर भी क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर से कभी खत्म नहीं होती। और रात को जब नेथन अपने कमरे में होता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या फ्यूचर सिर्फ बंकर के अंदर है या फिर कहीं बाहर एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही है? स्टोरी अब सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रही, ये नेक्स्ट जनरेशन की फ्यूचर की कहानी बन चुकी है। रात के वक्त जब नेथन अपने रूम में होता है, वो सीधा स्काई को इमेजिन करता है। उसने अपनी ब्लैंकेट में छोटे छोटे होल्स बना रखे होते हैं ताकि जब वो लाइट बंद करे तो उसके रूम की सीलिंग पर स्टार्स जैसा इफेक्ट बन जाए। एक छोटा सा स्पेस लवर जो बंकर के अंदर रहकर भी यूनिवर्स फील करना चाहता है। नेक्स्ट डे रेस्क्यू मिशन फाइनली लॉन्च हो जाता है। एक ट्रेन टीम सरफेस पर भेजी जाती है। लीडर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स कंट्रोल रूम से हर मूव मॉनिटर कर रहे होते हैं। मिशन सक्सेसफुल होता है। टीम सर्वाइवर्स को लेकर बेस की तरफ वापस आ रही होती है। इसी बीच जॉन अपने काम पर जाता है, लेकिन उसका दोस्त अनयूजुअल टेंशन में नजर आता है। तभी जॉन एक और चीज नोटिस करता है, बंकर की वॉल में एक नई क्रैक, एक और साइन की स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। डेंजर अब सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी आ रहा है। रेस्क्यू टीम बेस से कांटेक्ट करके परमिशन मांगती है कि वो दूसरी लोकेशन पर भी जा सके जहां और लोग फंसे हुए हैं। एडम तुरंत मना कर देता है, हम और लोग अंदर नहीं ले सकते। लेकिन एलिसन चाहती है कि इस पर दोबारा डिस्कशन हो। ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट फिर से सामने आ जाता है। तभी अचानक रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। सिग्नल डेड। और फिर सडनली पूरा बंकर वायलेंटली शेक करने लगता है। लाइट्स एक झटके में चली जाती हैं। वॉल्स में ह्यूज क्रैक्स पड़ने लगती हैं। सीलिंग से डेब्री गिरता है। हर तरफ सिर्फ चीखें। लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बंकर कोलैप्स के एज पर आ चुका है। काफी देर बाद जब अर्थक्वेक रुकता है, जॉन मुश्किल से अपने दोस्त की मदद से खड़ा होता है। उसका पहला इंस्टिंक्ट एलिसन को ढूंढना। वो दौड़ता है और उसे सेफ देखकर उसकी सांस वापस आती है। फिर दोनों घबराकर नेथन को ढूंढने लगते हैं। कुछ 10 सेकंड्स के बाद उन्हें नेथन मिल जाता है, बिल्कुल सेफ।
जॉन तुरंत कहता है, जरूरी सामान उठाओ और अपनी इंसुलिन लेना मत भूलना। हाँ, नेथन डायबिटिक है, उसके लिए इंसुलिन सिर्फ मेडिसिन नहीं, लाइफलाइन है। जॉन कुछ एक्स्ट्रा मास्क भी अपने साथ ले लेता है। अब सब मास्क पहनकर बंकर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन एग्जिट पर लोगों का डेंजरस रश लगा हुआ है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए डेस्परेट है। जॉन उन्हें एक ऑल्टरनेट रूट की तरफ ले जाता है, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम, रास्ता डेब्री से ब्लॉक हो चुका है। फिर भी वो लोग गिव अप नहीं करते, नीचे के नैरो पैसेज से क्रॉल करते हुए किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो सीन बाहर उनका वेट कर रहा था वो और भी टेरिफाइंग था। हर तरफ लोग समुंदर की तरफ भाग रहे हैं, जैसे पानी ही लास्ट एस्केप हो। इस केओस में कुछ पल के लिए नेथन उनसे अलग हो जाता है, पैनिक पीक पर पहुंच जाता है। फिर उन्हें वो नजर आता है, नेथन डॉक्टर अमीना की हेल्प कर रहा होता है। फैमिली एक बार फिर से यूनाइट होती है और सब मिलकर सी शोर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन वहाँ सिचुएशन और भी ब्रूटल है। लाइफ बोट्स ऑलरेडी फुल हैं, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इंसानियत पर हैवी पड़ रहा है। तभी जॉन देखता है कि कुछ लोग एडम का मास्क छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मास्क मतलब लाइफ। विदाउट थिंकिंग जॉन और एलिसन उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी भीड़ में कोई जॉन का मास्क चुरा लेता है। अब सिचुएशन और रिस्की हो जाती है। किसी तरह वो लोग भीड़ से निकलते हैं और उन्हें एक रिलेटिवली एम्प्टी लाइफ बोट नजर आती है। विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड तीनों उसमें जंप कर जाते हैं। दूर तुरंत बंद कर दिया जाता है। बाहर से लोग अब भी अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पायलट बोट को शोर से दूर ले जाना स्टार्ट कर देता है। तभी कोई चिल्लाता है, वेव आ रही है, और सामने दिखाई देती है एक जाइगेंटिक वेव। सेकंड्स के अंदर सुनामी शोर पर खड़े लोगों को स्वीप कर देती है। सीन इतना फास्ट होता है कि रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। लकी एनफ उनकी लाइफ बोट वेव को सर्वाइव कर लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने है, अब जाएंगे कहाँ? उनके पास सिर्फ एक हफ्ते का सप्लाईज बचा है। फूड लिमिटेड, फ्यूल लिमिटेड, मेडिसिन लिमिटेड। काफी इंटेंस डिस्कशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा इंग्लैंड, क्योंकि शायद वही उनका नेक्स्ट चांस हो, या फिर उनकी लास्ट होप। डिसीजन हो चुका था, अब उनका नेक्स्ट स्टॉप होगा इंग्लैंड। सफर के दौरान जॉन को एक चीज फील होती है, हवा में रेडिएशन का इफेक्ट पहले से काफी कम है। वो कामली सबको कहता है, अब हम मास्क उतार सकते हैं। सब धीरे धीरे मास्क रिमूव करते हैं और शायद 5 साल बाद पहली बार फ्रेश हवा को प्रॉपर्ली फील करते हैं। एक छोटी सी फ्रीडम, लेकिन प्राइसलेस। दिन गुजरते जाते हैं। समुंदर के बीच लाइफ बोट अपना सफर कंटिन्यू करती है, लेकिन धीरे धीरे बोट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इंजन डिस्टर्ब करता है, सिस्टम ग्लिच करता है। लेकिन जॉन सिर्फ सर्वाइवर नहीं, एक स्किल्ड इंजीनियर भी है। अपनी नॉलेज और काम माइंड से वो हर इशू फिक्स करता रहता है। रात को नेथन फिर से स्काई की तरफ देखता है। ऊपर अब भी कॉमेट का डेब्री अर्थ की ग्रेविटी में फंसा हुआ है, एक साइलेंट रिमाइंडर कि डिजास्टर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। नेथन एक्साइटेड होकर अपने फादर को स्टार्स दिखाता है। फादर और सन एक सेकंड के लिए अपोकलिप्स भूलकर बस स्काई एंजॉय करते हैं। तभी अचानक आसमान से एक मैसिव मीटियर स्ट्रीक करता हुआ गिरता नजर आता है। सब शॉक में उसे देखते रहते हैं। सिर्फ एक सवाल, ये कहाँ गिरेगा और कितनी तबाही लाएगा? नेक्स्ट मॉर्निंग एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। बोट सडनली स्टॉप हो जाती है। पायलट अनाउंस करता है, फ्यूल खत्म। अब उनकी डेस्टिनी सिर्फ सी वेव्स के हवाले है, ना डायरेक्शन का कंट्रोल, ना स्पीड का, सिर्फ इंतजार। दिन गुजरते हैं, बोट में लोग रेस्टलेस होने लगते हैं, टेंशन बढ़ने लगती है, सर्वाइवल प्रेशर सबको इरिटेट कर रहा है। तभी बोट किसी सॉलिड चीज से टकरा जाती है। सब नीचे उतरकर देखते हैं, पानी के नीचे एक ह्यूज स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जॉन शॉक में कहता है, मैं इस जगह को जानता हूँ। वो जगह होती है लिवरपूल। पूरा शहर नहीं, क्योंकि आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। सिविलाइजेशन का हाफ चैप्टर यहीं खत्म हो गया। सब मिलकर बोट को लैंड की तरफ पुल करते हैं। जैसे ही वो उतरते हैं, सबको रियलाइज होता है कि यहाँ सर्वाइव करने के लिए सेफ शेल्टर जरूरी है। थोड़ी दूर कुछ लोग नजर आते हैं, ग्रुप उनके पीछे चल पड़ता है। आखिरकार उन्हें एक रेस्क्यू बंकर मिल जाता है। लेकिन यहाँ का सीन और भी इंटेंस है। हर गेट पर आर्म्ड मिलिट्री खड़ी है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट रूल्स। जॉन और एलिसन गेट पर जाकर बताते हैं कि वो ग्रीनलैंड बंकर से आए हैं और यहाँ रेफ्यूज चाहते हैं। सोल्जर्स उनसे आईडी मांगते हैं। प्रॉब्लम ये है, सिर्फ एलिसन के पास आईडी कार्ड है, बाकी सबका सब कुछ डिजास्टर में खो चुका है। मिलिट्री क्लियरली मना कर देती है, विदाउट आईडी एंट्री नहीं। पीछे खड़ी डेस्परेट क्राउड पुश करने लगती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पैनिक को देखकर सोल्जर्स फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। एडम को गोली लगती है। गेट बंद करने के लिए रैपिड फायर होता है। इस केओस में ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और उसी वक्त दूर आसमान में एक रेडियो एक्टिव स्टॉर्म फॉर्म होता हुआ नजर आता है। जॉन तुरंत डॉक्टर अमीना से कहता है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। चारों
चारों मिलकर एक पासिंग कार को रोकते हैं, लिफ्ट मांगते हैं। ड्राइवर ठंडी आवाज में पूछता है, बदले में क्या दोगे? वो जॉन की वॉच मांगता है। जॉन बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी घड़ी उतार कर दे देता है। टाइम का क्या करें जब जिंदा रहना प्रायोरिटी हो। कार स्पीड से आगे बढ़ती है और वो लोग रेडियो एक्टिव स्टॉर्म से नैरोली बच जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर अमीना ड्राइवर से पूछती हैं, क्या पूरी दुनिया अब ऐसी ही हो गई है? ड्राइवर हैवी टोन में जवाब देता है, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रही। लोग सर्वाइव करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। स्टॉर्म्स कहीं से भी आ जाते हैं और सब कुछ वाइप आउट कर देते हैं। रियलिटी ब्रूटल है। अब वो डिसाइड करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन लंदन। एलिसन बताती है कि लंदन में उसकी एक दोस्त है मैकेंजी। 8 महीने पहले उनकी बात हुई थी और तब मैकेंजी के पास सर्वाइवल के लिए हर एसेंशियल रिसोर्स था। होप का एक और नाम मिल गया, लंदन। इसी दौरान नेथन डॉक्टर अमीना से पूछता है कि आपको सच में लगता है कि वो क्रेटर रियल है? डॉक्टर अमीना उसकी तरफ देखकर कॉन्फिडेंटली कहती हैं, हाँ मुझे पूरा यकीन है। और शायद उस क्रेटर में सिर्फ एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक नई दुनिया की शुरुआत छुपी हुई है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अब असली टेस्ट लंदन में उनका इंतजार कर रहा है। डॉक्टर अमीना नेथन को समझाती हैं, डायनासोर्स भी एक एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट की वजह से ही एक्सटिंक्ट हुए थे, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन के बाद ही नई लाइफ ग्रो हुई। अगर वो तबाही ना होती तो शायद आज ह्यूमंस एग्जिस्ट ही ना करते। ये सिर्फ साइंस नहीं, एक रिमाइंडर है कि हर एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग होती है। ड्राइवर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर वो बताता है, हम लंदन से सिर्फ आधा घंटा दूर है। जॉन थोड़ा स्केप्टिकल टोन में कहता है, ये क्रेटर सुनने में तो होपफुल लगता है, लेकिन शायद बस एक फेरी टेल हो। होप और डाउट दोनों साथ चल रहे हैं। नेथन अपने फादर के पास आता ही है कि अचानक जमीन वायलेंटली शेक करने लगती है। जॉन चिल्लाता है, कुछ पकड़ो। वो तुरंत नेथन को टाइटली होल्ड करता है और पास के एक स्ट्रॉन्ग ट्री को भी पकड़ लेता है। आसमान से काउंटलेस मीटियोर्स गिरने लगते हैं, फायर स्ट्रीक्स हर डायरेक्शन में। फादर और सन पूरी स्ट्रेंथ से खड़े रहते हैं। धीरे धीरे इम्पैक्ट कम होता है और साइलेंस वापस आता है। जॉन देखता है कि ड्राइवर अपनी कार की तरफ भाग रहा है। वो चीख कर कहता है, वहां मत जाओ, मीटियोर्स अभी भी गिर रहे हैं। लेकिन ड्राइवर सिर्फ एक लाइन कहता है, मेरी कार ही मेरा सब कुछ है। अगले ही सेकंड एक मीटियोर सीधा उस पर गिरता है। सब खत्म, साइलेंस। जब सिचुएशन काम होती है, ग्रुप कार से अपना एसेंशियल सामान उठाता है और लंदन की तरफ पैदल चल पड़ता है। आखिर वो मैकेंजी के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है, मैकेंजी हाथ में गन लिए खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो एलिसन को पहचानती है, उसकी आंखों में रिलीफ आ जाता है। वो वार्मली उनका वेलकम करती है। अंदर जाकर पता चलता है कि मैकेंजी का घर एक स्मॉल हॉस्पिटल जैसा सेटअप बन चुका है। लोग वहां ट्रीट हो रहे हैं। आयरॉनिकली मैकेंजी को रीसेंट मीटियोर शावर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। इन्फॉर्मेशन अब फ्रैगमेंटेड हो चुकी है। रात को जॉन मैकेंजी से क्रेटर के बारे में पूछता है। वो कहती है, मैंने भी सिर्फ रूमर्स ही सुने हैं, मुझे एग्जैक्ट कुछ नहीं पता। दूर कहीं से गनफायर की आवाज आती है। जॉन अलर्ट हो जाता है। मैकेंजी कैजुअली कहती है, पैनिक मत करो, लंदन सेफ है। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। रात के बीच एलिसन को जॉन की इंटेंस कॉफिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत उसके पास जाती है और देखती है कि जॉन खांसी के साथ ब्लड कॉफ कर रहा है। अब जॉन सच बताता है, रेडियो एक्टिव एयर में काम करते करते मेरी हेल्थ डैमेज हो चुकी है। मेरे पास सिर्फ 6 वीक्स बचे हैं। रूम में एक हैवी साइलेंस छा जाता है। जॉन कहता है, मैं नहीं चाहता तुम लोग मेरी वजह से रुक जाओ। एलिसन कहती है, ये हॉस्पिटल है, यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन जॉन का डिसीजन फाइनल है। वो यहाँ स्लो डेथ का इंतजार नहीं करेगा। अपने लास्ट डेज वो अपनी फैमिली के साथ क्रेटर पर स्पेंड करना चाहता है, एक नई दुनिया के पॉसिबल बर्थ प्लेस पर। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग फिर से सफर शुरू करते हैं। मैकेंजी उन्हें कार देती है, कुछ एसेंशियल सप्लाईज देती है, एक गन भी देती है और कहती है, जल्दी निकल जाओ। अब उन्हें इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए बोट ढूंढनी होगी। लॉन्ग ड्राइव के दौरान वो लोग गेम्स खेलकर टाइम पास करते हैं, थोड़ी सी नॉर्मलसी क्रिएट करने की कोशिश। लेकिन सडनली गन शॉट अमीना पर फायर होता है। कुछ लोग कार हाईजैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब तुरंत कार से उतरते हैं। जॉन गन उठाकर रिटर्न फायर करता है। एक अटैकर पीछे से अटैक करता है, लेकिन जॉन उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर अचानक जॉन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। एक और अटैकर उसकी तरफ बढ़ता है। तब एलिसन एक मरे हुए अटैकर की गन उठाकर फायर करती है। वो आदमी गिर जाता है। नेथन सेफ है, लेकिन डॉक्टर अमीना को वो नहीं बचा पाते। उनकी आंखों के सामने एक और स्ट्रॉन्ग पिलर गिर जाता है। हेवी हार्ट्स के साथ वो अमीना को जमीन में दफनाते हैं। जॉन कुछ इमोशनल वर्ड्स कहता है, ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्ट और होप के साथ। तब नेथन अपने फादर से पूछता है, पापा, हम मरे हुए लोगों के लिए प्रे क्यों करते हैं? और ये सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का है।
नेथन के सवाल पर जॉन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, हम मरे हुए लोगों के लिए इसलिए दुआ करते हैं ताकि उनकी रूह को सुकून मिले और जो जिंदा है उनकी आने वाली जिंदगी बेहतर हो। ये सिर्फ प्रेयर नहीं थी, ये होप को जिंदा रखने का तरीका था। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद वो लोग इंग्लिश चैनल के पास पहुंचते हैं, लेकिन जो मंजर उनके सामने होता है वो देखकर सब स्टन रह जाते हैं। समुंदर पूरी तरह गायब हो चुका होता है। ग्रेट ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक सिर्फ सॉलिड जमीन रह गई थी, जैसे नेचर ने खुद एक नया रास्ता बना दिया हो। अच्छी बात ये थी कि उन्हें कार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो धीरे धीरे फ्रांस की तरफ ड्राइव कर सकते थे। कुछ घंटों बाद सारी गाड़ियां आगे जाकर रुक जाती हैं। सब लोग देखते हैं कि सामने एक मैसिव कैनियन खड़ी है। वो कार से उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने कैनियन क्रॉस करने के लिए मेकशिफ्ट ब्रिजेस बना लिए थे। अब जॉन और उसका फैमिली भी ब्रिज के सामने खड़े होते हैं। नेथन डर के मारे रुक जाता है। नीचे गहरा खला, तेज हवा और हिलता हुआ ब्रिज। जॉन उसके कंधे पर हाथ रखता है, हिम्मत रखो, हम सब साथ हैं। वो धीरे धीरे ब्रिज क्रॉस करना शुरू करते हैं। हवा इतनी तेज चल रही थी कि हर कदम एक रिस्क लग रहा था, लेकिन किसी तरह वो सेंट्रल प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, आगे और ब्रिजेस थे। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, जल्दी मूव करो। वो सीढ़ियों वाले ब्रिज पर क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक एक और अर्थक्वेक आ जाता है। ब्रिज जोर जोर से हिलने लगता है, लोग चीखने लगते हैं। फिर अचानक रोप्स वाला ब्रिज टूट जाता है। कई लोग नीचे गिर जाते हैं। केओस हर तरफ फैल जाता है। सीढ़ियों वाला ब्रिज भी हिलने लगता है। एक आदमी पैनिक में पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों की वजह से रास्ता ब्लॉक होता है। वो दूसरे ब्रिज पर जंप करता है और अनजाने में नेथन से टकरा जाता है। प्लेटफॉर्म टूटने लगता है। नेथन तुरंत लैडर पकड़ लेता है। जॉन भी फौरन अपने बेटे को सपोर्ट करता है। वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और किसी तरह दूसरी साइड तक पहुंच जाते हैं। पीछे पूरा स्ट्रक्चर कैनियन के अंदर गिर जाता है। अब वो पैदल ही फ्रांस की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन आसपास सब कुछ तबाह हो चुका था। उन्हें ये तक कंफर्म नहीं होता कि वो वाकई फ्रांस पहुंच चुके हैं या नहीं। तभी अचानक एक आदमी उनके सामने गन तानकर खड़ा हो जाता है। जॉन तुरंत अपना नाम बताता है और कहता है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ क्रेटर तक पहुंचना चाहते हैं। वो आदमी धीरे से गन नीचे करता है, हाथ मिलाता है और कहता है, मेरे पीछे आओ। वो उन्हें कैलिस के पास एक अबैंडन मिल में ले जाता है। अब वही उसका घर था। वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था और रेडियो एक्टिव हवा को जितना हो सके फिल्टर करता था। फिर वो उन्हें अपनी वाइफ और बेटी कमेलिया से मिलवाता है। उसकी वाइफ पैरालिसिस का शिकार थी और बोल नहीं सकती थी। रेडियो एक्टिव एयर ने उसकी हेल्थ को डैमेज कर दिया था। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। डिनर के दौरान वो आदमी पूछता है, तुम लोग क्रेटर क्यों जाना चाहते हो? जॉन कहता है, मैंने सुना है वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। वो आदमी सीरियस होकर कहता है, ये जगह बहुत खतरनाक है। वेस्टर्न अलायंस और फ्रेंच आर्मी मिलकर उस हिस्से को ईस्टर्न अलायंस से डिफेंड कर रहे हैं। ईस्टर्न अलायंस क्रेटर के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है। पूरा एरिया एक वॉर जोन बन चुका है और उस वॉर जोन को क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब सवाल ये था, क्या जॉन अपने लास्ट डेज अपनी फैमिली के साथ उस जगह तक पहुंच पाएगा या ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा? फ्रेंच आदमी कहते हुए रुकता है, वॉर जोन को क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रात को कमीलिया नेथन को अपना छोटा सा कमरा दिखाती है। नेथन भी अपनी ब्लैंकेट पर बने हुए स्टार्स उसे शो करता है। दोनों बच्चे इस तबाह दुनिया में भी एक छोटी सी नॉर्मल लाइफ शेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान एलिसन जॉन से पूछती है, जब तुम बंकर के लिए निकल रहे थे, तुम्हारे फादर ने तुमसे प्राइवेट में क्या कहा था? जॉन धीरे से जवाब देता है, उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा और नेथन का हमेशा ख्याल रखूंगा। रूम में एक इमोशनल साइलेंस छा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंच आदमी उन्हें एक डिटेल्ड मैप देता है। वो समझाता है कि कैसे वो वॉर से बचते हुए क्रेटर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होगा। वो कहता है, वेस्टर्न अलायंस के बेस पर पहुंचने के बाद तुम्हें कमांडर जैनेट से मिलना होगा। ये फोटो उन्हें दिखाना, वो ही तुम्हारी मदद कर सकती हैं। फिर वो एक रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरी बेटी कमीलिया को भी अपने साथ ले जाओ, उसे यहाँ मत छोड़ो, वो भी बेटर लाइफ डिजर्व करती है। एलिसन ये बात सुनकर कहती है, हम उसे सेफ तरीके से क्रेटर तक ले जाएंगे। कमीलिया अपने पेरेंट्स को दिल से अलविदा कहती है और फिर सब मिलकर निकल पड़ते हैं एक और डेंजरस सफर पर। रास्ते में जब वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी अचानक सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं। ये वेस्टर्न अलायंस के सोल्जर्स थे। वो कहते हैं, ये एरिया सिविलियंस के लिए बैंड है। सब टेंशन में आ जाते हैं। तब कमीलिया फ्रेंच में उनसे बात करती है, हम कमांडर जैनेट को ढूंढ रहे हैं, वो मेरे फादर के दोस्त हैं, वो हमें क्रेटर तक ले जाएंगी। सोल्जर सीधा जवाब देता है, इम्पॉसिबल। जॉन उनसे मदद की गुहार लगाता है। रात को एक सोल्जर सीक्रेटली उन्हें वॉर जोन से सेफ रूट दिखाता है।
दूर दूर तक वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस के बीच इंटेंस फाइटिंग चल रही होती है। सोल्जर वार्न करता है, नजरों से दूर रहना, चुप कर चलना। कई लाशें क्रॉस करने के बाद वो वेस्टर्न अलायंस के डगआउट बंकर तक पहुंचते हैं। वहां से सोल्जर उन्हें ट्रक में बिठाकर बेस कैंप ड्रॉप करता है, जहां कमांडर जैनेट से मिलना था। कमीलिया देखती है कि आसपास नए माउंटेन्स बने हुए हैं। इसका मतलब क्रेटर बिल्कुल पीछे ही है। वहां बहुत से सिविलियंस वेट कर रहे होते हैं। सबको क्रेटर तक जाने की उम्मीद है। जॉन एक सोल्जर को फोटो दिखाकर पूछता है, कमांडर जैनेट कहाँ है? लेकिन जवाब में सोल्जर उन्हें जैनेट की डेड बॉडी दिखा देता है। जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फिर भी पूछता है, क्रेटर तक का रास्ता? सोल्जर ठंडे लहजे में कहता है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ। जॉन ऑलमोस्ट गिड़गिड़ा कर कहता है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, प्लीज मेरी फैमिली को क्रेटर तक पहुँचने में मदद करो। सोल्जर अपने साथी से कहता है, इनके लिए बस में जगह बना दो। फाइनली वो बस में चढ़कर क्रेटर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ता अभी भी सेफ नहीं था। बीच रास्ते में बैंडिट्स बस पर अटैक कर देते हैं। सोल्जर्स फाइट बैक करते हैं, एक एक करके अटैकर्स को रोक देते हैं, लेकिन जब ड्राइवर भागने की कोशिश करता है, अटैकर्स उसे मार देते हैं। अब बस कंप्लीटली हाईजैक हो चुकी थी। अटैकर्स सबको बस से बाहर आने का ऑर्डर देते हैं। सब मजबूरन उतरते हैं। जॉन धीरे से पैसेंजर से कहता है, स्लोली आगे बढ़ो, मैं हैंडल कर लूंगा। जैसे ही सब बाहर निकलते हैं, जॉन अचानक एक अटैकर पर झपटा मार देता है। फाइट शुरू हो जाती है। जब दूसरा अटैकर उसकी मदद के लिए आता है, तब बाकी लोग भी हिम्मत दिखाते हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये इंसानियत की आखिरी जंग थी। और अब क्रेटर बस कुछ ही दूर था, लेकिन क्या वो वहां तक जिंदा पहुंच पाएंगे? जैसे ही दूसरा अटैकर आगे बढ़ता है, बाकी लोग हिम्मत दिखाकर उसे रोक देते हैं। तभी अचानक बस के अंदर से 2 गनशॉट्स की आवाज आती है। सब एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। फिर बस का दरवाजा खुलता है और जॉन बाहर आता है। वो जिंदा होता है, लेकिन बुरी तरह से इंजर्ड। एलिसन और बाकी लोग तुरंत उसकी केयर करते हैं। जो भी फर्स्ट एड पॉसिबल होती है वो देते हैं। फिर सब दोबारा बस में बैठते हैं। इस बार स्टीयरिंग एलिसन संभालती है। कुछ दूर जाने के बाद बस रुक जाती है। आगे का रास्ता इतना स्टीप होता है कि व्हीकल मूव नहीं कर सकती। अब डिसीजन क्लियर था, बाकी सफर पैदल करना होगा। सब मिलकर जॉन को सपोर्ट करते हुए पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। हर कदम मुश्किल, हर सांस भारी, लेकिन फाइनली वो लोग चोटी पर पहुंच जाते हैं और उनके सामने होता है द जॉइंट क्रेटर। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रूमर्स में सुनी थी। फर्टाइल जमीन, फ्रेश पानी, साफ आसमान। यहाँ रेडियो एक्टिव हवा का कोई असर नहीं था। एक नई दुनिया, एक फ्रेश स्टार्ट। ये मंजर देखकर जॉन के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आती है। वो धीरे से कहता है, चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसकी आंखों में सैटिस्फैक्शन था। उसने अपना वादा निभा दिया था। लेकिन कुछ ही पल बाद जॉन जमीन पर गिर पड़ता है। वो हल्की सी आवाज में कहता है, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैं तुम सबको सेफ देखकर बहुत खुश हूँ। एलिसन उसका हाथ पकड़ लेती है। नेथन उसके पास बैठ जाता है। कुछ ही लम्हों बाद जॉन अपनी आखिरी सांस लेता है, एक हीरो की तरह जो अपनी फैमिली को फ्यूचर तक पहुंचाकर खुद रुक गया। नेथन अपने फादर के लिए वैसे ही प्रे करता है जैसे जॉन ने उसे सिखाया था। फिर वो आसमान की तरफ देखता है। अब जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। एक नई जनरेशन, एक नई शुरुआत। और इसी इमोशनल नोट के साथ हमारी कहानी यहीं एंड होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप जॉन की जगह होते, क्या आप भी अपनी फैमिली को क्रेटर तक ले जाते? कमेंट में जरूर बताना। रेटिंग्स कैटेगरी रेटिंग आउट ऑफ 10। ओवरऑल फिल्म 5.5 to 6 out of 10. Mixed to average, entertaining but logically flawed. Plot 5 out of 10. Repetitive, predictable, some fan fiction feel. Performance Gerard Butler 7 to 8 out of 10. Strong, carries emotional weight. Action and visual effects 6 to 7 out of 10. Engaging, exciting but sometimes unrealistic. Audience appeal 6 out of 10. Good for streaming or casual watch, less cinematic impact. Verdict, ये सीक्वल इंटेंस एक्शन और सर्वाइवल थ्रिल्स ऑफर करता है, लेकिन स्टोरी और लॉजिक के मामले में फर्स्ट फिल्म के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचता। अगर आप डिजास्टर एक्शन मूवीज एंजॉय करते हो और टर्न ऑफ योर ब्रेन पॉपकॉर्न फ्लिक्स पसंद है, तो ये मूवी देखने लायक है, बट एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो।
ग्रीनलैंड टू माइग्रेशन एक PG-13 अपोकलिप्टिक थ्रिलर है जो जेरार्ड बटलर के जॉन गैरेटी और उसके फैमिली की पोस्ट कॉमेट अर्थ में सर्वाइवल जर्नी को फॉलो करता है। स्टोरी जनरली मिक्स्ड रिव्यूज पा रही है। एक्शन और विजुअल इफेक्ट्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्लॉट थोड़ा रेपिटेटिव और लॉजिकली इनकंसिस्टेंट लगता है। जेरार्ड बटलर का परफॉर्मेंस सॉलिड है और वो फिल्म के इमोशनल कोर को कैरी करते हैं। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस एंगेजिंग है, लेकिन कुछ मोमेंट्स ओवर द टॉप और अनरियलिस्टिक फील करते हैं, जैसे फ्यूल अवेलेबिलिटी और सर्वाइवल लॉजिस्टिक्स। ऑडियंस अपील के लिए ये एक अच्छा पॉपकॉर्न फ्लिक है, स्पेशली अगर आपको फर्स्ट ग्रीनलैंड पसंद आया था। स्टोरी प्रेडिक्टेबल है और कुछ रिव्यूअर्स ने इसे फैन फिक्शन टाइप और रेपिटेटिव बताया है, लेकिन विजुअल्स, स्पेशल इफेक्ट्स और सर्वाइवल टेंशन काफी एंटरटेनिंग है। और इस तरह एक बाप अपना वादा निभाकर चला जाता है। जॉन खुद तो नई दुनिया में जिंदा नहीं रह सका, लेकिन उसने अपनी फैमिली को वहां तक पहुंचा दिया जहां से इंसानियत दोबारा शुरू हो सकती थी। कभी कभी हीरोज दुनिया नहीं बचाते, वो सिर्फ अपने लोगों को सेफ जगह तक पहुंचा देते हैं, और शायद वही सबसे बड़ी जीत होती है। अब आपसे एक सवाल, अगर आप जॉन की जगह होते और आपको पता होता कि आपके पास सिर्फ कुछ हफ्तों की जिंदगी बची है, क्या आप भी इतना ही रिस्की सफर करते? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर शेयर करना। अगर आपको ये डिटेल्ड इमोशनल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल स्टोरी के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग।